Hello friends, I'm Suresh Kumar Jagat, 2018 batch IAS from West Bengal cadre. I'm basically from छत्तीसगढ़। तो जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पोस्ट और इंस्टा में भी ये आप सभी से वादा किया था कि मेरे जो एक्सपीरियंस है आईएएस प्रिपरेशन का वो आप सभी से साझा करूँगा और साथ ही आप लोगों के कुछ सवाल हैं उनका जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा। तो उसी की कड़ी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कुछ 5-6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट में भी किया था, तो उन सभी सवालों के जवाब तो मैं दूँगा ही, जो मेरे एक्सपीरियंस है। उसके साथ ही साथ जो कुछ एस्पायरेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है अपने डाउट्स को लेकर के, उनको भी मैंने शामिल किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स कुछ हद तक मैं क्लियर करने में सफल होऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। मैंने करीब 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और उनके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं मैंने, जो आप सभी से शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि आईएएस प्रिपरेशन हम शुरू कैसे करें? कौन से स्टेज पे शुरू करेंगे? किस सोर्स से शुरू करेंगे? ये इम्पोर्टेंट डाउट रहता है। तो ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कंडीशंस हो सकती है। कुछ लोग ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ लोग मे बी कुछ पेरेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि अभी उनका बच्चा जो है स्कूल में है, तो अभी से क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं? किस तरह से एटीट्यूड बिल्डअप किया जाए आईएएस प्रिपरेशन के लिए? तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं लोगों के। मैं सिंपल एक जनरल पर्सपेक्टिव लेके चलूँगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा समय जो आप शुरू कर सकते हैं प्रिपरेशन को, वो होता है आपका ग्रेजुएशन में। तो आपको पता होगा कि जैसे कि हमारे आजकल के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादातर ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो सबसे अच्छा समय जो आप लोगों का जो 3 साल का ग्रेजुएशन का समय होता है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे आप देखो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं या बीकॉम करते हैं, कुछ लोग बीएससी भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ग्रेजुएशन में रहते हुए भी अपने सब्जेक्ट्स जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उसको और यूपीएससी का जो सिलेबस है, पुराने पेपर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच कुछ आपको कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, दोनों के बीच कंपेयर करना पड़ेगा और जो चीज़ें सिमिलर लगेंगी यूपीएससी प्रिपरेशन में और आपके ग्रेजुएशन में, उनको आप जो है बहुत ध्यान से पढ़ें। ये आपका एक तरह से आपका मटेरियल बिल्डअप होगा। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप मोस्टली आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इन तरह के जो पोस्ट होते हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अगर आपके आस-पास कुछ इस तरह के न्यूज़, आपके इन पोस्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई आईएएस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है या फिर जिला परिषद सीईओ है, वो कुछ तरह के काम कर रहे होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, समाज में कुछ घटनाएँ घट रही हैं, देश-विदेश में कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएँ हो रही हैं, उन पे आप थोड़ा-सा नज़र बना के रखिए। इससे क्या होगा कि आपको जब आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में जाएँगे, तो आपको सडनली कुछ शॉक नहीं लगेगा, क्या ये तो मैं कभी सुना ही नहीं था, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? एकदम सडनली आपको शॉक नहीं लगेगा। तो आपके आस-पास की कुछ घटनाएँ जो आपसे डायरेक्टली लिंक ना हो, बट फिर भी एक सोसाइटी को अफ़ेक्ट करती है, उन सारे जो न्यूज़ है, उन पे आप नज़र बनाए रखिए ग्रेजुएशन के टाइम पर। तो आप जो है सिविल सर्विस प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा रेजिस्टेंस फ़ील नहीं होगा। अ, दूसरा पॉइंट मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत किस सोर्स से करें? आपका सोर्स हो सकता है एनसीईआरटी से कर सकते हैं, हो सकता है आपका सोर्स, जैसे कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन में अगर आप चेक करेंगे तो आपको सारे सोर्सेज़ पता चल जाएँगे, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से नोट्स लेने हैं, कौन से कोचिंग सेंटर के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। ये सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इस पे मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि सबसे पहले आप जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ा जाता है। लगभग सभी एस्पायरेंट्स इस बुक को फ़ॉलो करते हैं। तो अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत डायरेक्टली पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आपको किसी एनसीईआरटी की या किसी और बेसिक बुक्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लक्ष्मीकांत एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ,
लक्ष्मीकांत में पॉलिटी आपको समझ में नहीं आता है, आपके सर से ऊपर जाता है, तो आपको एनसीईआरटी से शुरू करनी चाहिए। ये एक आप बेसिक रूल रखिए। अब ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि किसी के लिए एनसीईआरटी करना है शुरू या किसी के लिए बुक्स से शुरू करना है। नहीं, आप जस्ट अपने आप को एसेस करिए कि आपका अभी तक का नॉलेज कितना है, आपको क्या बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज़ की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, या आपके पास इतना तो नॉलेज है कि आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ सकते हो। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए लागू है। आप जियोग्राफी की बात कर सकते हैं। जियोग्राफी में आप डायरेक्टली अगर माजिद हुसैन इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप उसी से कंटिन्यू करिए, स्टार्ट करिए वहीं से। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 11th-12th का एनसीईआरटी जियोग्राफी का उसको पढ़िए, फिर आप माजिद हुसैन में जाइए। तो ये आप स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते एनसीईआरटी इज़ कंपलसरी और यू शुड स्टार्ट विथ अ डायरेक्टली स्टार्ट विथ अ बुक। आपको किसी एस्पायरेंट्स के लिए आप फिक्स नहीं कर सकते, ये आप पे ही डिपेंड करता है, आपको एसेस करना है। दूसरा ये है कि ग्रेजुएशन में आप जो है न्यूज़पेपर्स आप कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपके आसपास के कोई भी एक रेप्यूटेड हिंदी का न्यूज़पेपर आप शामिल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं एक थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम में। अगर आप देखेंगे हिंदी मीडियम की न्यूज़पेपर्स में या इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर्स में कंटेंट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए जो कंटेंट चाहिए, जिस तरह की टर्मिनोलॉजी चाहिए, वो मे बी आपकी हिंदी न्यूज़पेपर में मिसिंग हो। बट फिर भी अगर आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको टर्मिनोलॉजी हिंदी मीडियम की आनी चाहिए, हिंदी की ही टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपको हिंदी मीडियम का हिंदी का कोई अखबार पढ़ने की ज़रूरत है, आप उसको हटा नहीं सकते। साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट भी बिल्ड करना है तो इंग्लिश मीडियम में जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसका भी आप जो है हिंदी मीडियम में जो एनालिसिस होता है, आप यूट्यूब वीडियो आप अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे मिल जाएंगे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस डेली बेसिस पे। जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं वो वीडियो आप कोई भी एक वीडियो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। मैं कोई ख़ास वीडियो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इस तरह से आप जो है यूपीएससी प्रिपरेशन की स्टार्ट कर सकते हैं। बुक्स आप लिस्ट कर लीजिए, कौन-कौन से बुक्स चाहिए। नोट्स आप किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स अगर किसी ने सजेस्ट किया है उसको लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। सारे सोर्सेस रख लीजिए अपने पास, मँगा लीजिए, बाय पोस्ट मँगा लीजिए या डायरेक्टली अगर शॉप में मिलता है आपके नियरेस्ट शॉप में तो वहाँ से जाके ले लीजिए। देन आप स्टार्ट करिए। स्टार्ट आपको कब करना है? देखिए जनरली अभी तो कोरोना की वजह से टाइम टेबल थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जनरली मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। तो आपको बेसिकली 1 साल का अगर एक पर्टिकुलर ईयर के एग्ज़ाम को देखा जाए तो आपको 1 साल का करंट अफ़ेयर्स आपको फ़ॉलो करना है। आप बोल सकते हैं आप फ्रॉम जून टू जून आप बोल सकते हैं। ये आपको फ़ॉलो करना है। तो आपको ये तो करंट अफ़ेयर्स की बात हुई, बट साथ ही साथ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आपको जीएस, आपको एसे, एथिक्स, अन्य सारी चीज़ें हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए भी आपके पास समय होता है सिर्फ़ 1 साल का। तो आपका टाइम टेबल वैसे ही शुरू होगा। तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है, वो भी आप जून से पहले आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो ये है कि आपको शुरुआत कैसे करना है यूपीएससी प्रिपरेशन की। दूसरा सवाल आता है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या? अगर हमें लगता है कि हमने शुरुआत तो कर दिया, लेकिन फिर भी हमें एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पैटर्न्स हमें नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले अगर रखूँगा, अगर पहले सवाल से भी पहले अगर मैं किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट दूँगा तो ये है आपका सिलेबस जो है यूपीएससी का और पुराने पेपर्स हैं। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको यूपीएससी का सिलेबस, उसका पैटर्न, उसका डिफरेंट ईयर्स में कैसे-कैसे उसमें चेंजेस आया है, क्वेश्चन पेपर्स में किस तरह के ऑप्शंस आने लगे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं कि थ्योरेटिकल आ रहे हैं, इन सब को समझने के लिए आपको यूपीएससी का सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपको बिल्कुल सबसे पहले एक्सरसाइज करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। एक दिमाग में रखिए,
सिलेबस आपको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जब भी कोई आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में सिलेबस आना चाहिए। तभी आप जो है सही चीज़ें पढ़ पाएँगे और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप फ़िल्टर कर पाएँगे। अ, ये एक चीज़ बोला जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में कि इसमें क्या पढ़ना है, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको फ़िल्टर आउट करके हटा देनी है। तो ये तब आप अब भी ऐसे ही पढ़ने स्टार्ट कर देंगे बिना किसी सिलेबस को जाने, बिना किसी क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ किए, तब आप वैसी चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे जो काम की नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा। इसलिए क्या पढ़ना है, दैट मीन्स व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग, उसको जानने के लिए आपको सिलेबस थॉरोली होना चाहिए। सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा, आप कोई भी एक न्यूज़ आएगा, कोई भी चीज़ आएगा, आप देख के आप बता देंगे कि नहीं ये काम का नहीं है, या ये काम का है, या ये प्रीलिम्स के लिए काम का है, ये मेंस के लिए काम का है, या आपका एक तरह से आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, सिलेबस आपका दिमाग में रहेगा तो। तो ये बहुत ज़रूरी है सिलेबस को जानना। आप कम से कम 5 साल के पुराने पेपर्स हैं, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं पैटर्न जानने के लिए। साथ ही साथ सिलेबस को आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो भी है, अगर आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल ले रहे हैं या ऑप्शनल नहीं भी रख रहे हैं लेकिन आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से, तो उसके साथ कंपेयर करके देखिए। क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन में रहेंगे तो आपको अपने ग्रेजुएशन भी पास करने हैं और आपको यूपीएससी एग्ज़ाम भी देना है। तो आपको ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि आप क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, क्या चीज़ें हैं जो यूपीएससी में है लेकिन आपके ग्रेजुएशन में नहीं है, क्या चीज़ें जो आपके ग्रेजुएशन में है लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। ये आपको थॉरोली होना चाहिए, तभी आप जो है ग्रेजुएशन और यूपीएससी का जो प्रिपरेशन हो दोनों एक साथ कर पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा जाए? मैं ये कहूँगा कि आप सिलेबस जब देखेंगे यूपीएससी का, उसमें बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। आप एक बार उसमें देखिए कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं। आप उसमें से 5 सब्जेक्ट चूज़ करके देखिए। 5 सब्जेक्ट में हो सकता है आपका किसी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको वो ईज़ी लगता वो चीज़ें आपको थोड़ा-सा ऑलरेडी कहीं पढ़ा होगा आपने। हो सकता है वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो सकता है कि आपका कहीं ऐसा फ़िलॉसॉफ़िकल एंगल से आप किसी सब्जेक्ट को पसंद करते हो, या हो सकता है आप स्कूल टाइम पे किसी सब्जेक्ट को पसंद करते रहे होंगे। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरे लिए मेरा जो ऑप्शनल था वो ज्योग्राफ़ी था और मैंने इंजीनियरिंग किया है। सो मेरा स्कूल में कहीं न कहीं मैप है, लोकेशंस है, इन सब पे कहीं न कहीं इंटरेस्ट रहा। बस इतना ही इंटरेस्ट था मुझे और कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। तो मैं इस बेसिस पे मैंने ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल लिया था। वैसे ही अगर आप 5 सब्जेक्ट्स इन सब के बेसिस पे लिस्ट आउट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज़ 5 आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, उसमें देखिए आप किसका मटेरियल आपको ज़्यादा अवेलेबल है, कौन-सा सिलेबस आपको छोटा लग रहा है, किसको आपको मतलब कम टाइम में आप कर सकते हैं। सिर्फ़ आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हो सकते हैं फुल टाइम जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आपके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है फुल टाइम। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिसका सिलेबस छोटा हो, जिसका जो आप जिन पे आपका इंटरेस्ट हो, जिसके मटेरियल्स काफ़ी अवेलेबल हो, जिनको टर्मिनोलॉजी आप इन 5 जो सब्जेक्ट आप चूज़ करके निकालेंगे ऑप्शनल के लिए, इसके प्रत्येक के सिलेबस पे जाइए, मेंस सिलेबस पे। उसमें देखिए उसके टर्मिनोलॉजीज़ को देखिए, अगर आपने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा है तो टर्मिनोलॉजी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपको कितना चीज़ें याद है उस सब्जेक्ट के बारे में। इस तरह से आप जो है फाइनली एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर पाएँगे। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मोस्टली ग्रेजुएशन हो सकता है, बट इंजीनियर्स जो होते हैं वो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स लेते हैं। इस वजह से उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। बट अगर कोई ह्यूमैनिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जो है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। अदरवाइज़ आपका जो है इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है, जो आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड हैव द इंटरेस्ट
आप जो है 1 साल कम से कम उस सब्जेक्ट को सहन करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी, उस सब्जेक्ट के करंट अफ़ेयर्स, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एवरीथिंग आपको पीजी एंड यूजी लेवल का जो नॉलेज है, उसको आप सह सको, उसको आप एक तरह से एन्जॉय कर सको। ये क्षमता होनी चाहिए, तभी आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर पाएँगे। अगला सवाल मैंने जो नोट किया है, नोट्स मेकिंग। ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा था, ऊपर से मैंने स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम लिया था, उसमें भी प्रॉब्लम था, इंटरनेट सर्च नहीं कर पाता था। तो मैंने नोट्स कुछ बनाया ही नहीं था। 2 अटेम्प्ट तक मैंने कुछ भी नोट्स नहीं बनाया था। हालाँकि 3rd एंड 4th अटेम्प्ट में भी मैंने नोट्स बनाए हैं, लेकिन अलग तरह से बनाए मैंने, वो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाया था। बट नोट मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप जो है, आपको जैसे पता है कि पूरे 1 साल का एक साइकिल होता है यूपीएससी प्रिपरेशन। तो 1 साल के दौरान आपने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, न्यूज़ में पढ़ा होगा, किसी बुक्स में पढ़ा होगा, कितने सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो आपसे पास होके जाता है। सभी चीज़ों को याद रखना मतलब किसी के बस की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने का भी एक ऐसा मैं सजेशन नहीं दूँगा कि आप जो है हर एक कुछ भी पढ़ रहा है उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स बहुत ईज़िली रिवाइज़ करने लायक हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट ना हो उसमें, अदरवाइज़ वो रिवाइज़ कर ही नहीं पाएँगे। उसमें माइंड मैप्स हो। माइंड मैप का मतलब होता है, आप यू कैन सर्च इन ऑन इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। माइंड मैप का मतलब ये होता है कि एक आप छोटा-सा आप डायग्राम अगर आप बना दिए, छोटा-सा स्ट्रक्चर बना दिए, उसको देख के आप जो है बहुत बड़ा जो कांसेप्ट है, बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको आप समझ जाओ। इस तरह की चीज़ें, उसको बोलते हैं माइंड मैप। तो बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे से कंसेप्ट के थ्रू अगर आपको समझना है, तो उसके लिए माइंड मैप्स बनाना पड़ेगा। आप जो है आईएएस बाबा एक वेबसाइट है, उसमें आप देख सकते हो, वो लोग माइंड मैप्स बनाते हैं। तो उसको देख के आप सीख सकते हैं और अपने तरीके से आप जो है माइंड मैप्स बना सकते हैं। याद रखिए, आपका जो तरीका है दैट इज़ ओरिजिनल। वही है जो आपको 1 साल 2 साल जब तक आप स्ट्रगल करेंगे, आपके साथ रहेगा। बाकी चीज़ आप दूसरों से सीख सकते हैं, बट आपका स्ट्रैटेजी जो है आपका ही होना चाहिए। ये नोट्स मेकिंग हो गया। मोस्टली आप इसमें, जैसे मैंने कहा, कि डायग्राम्स वगैरह बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, स्ट्रक्चर्स बनाइए, आपका ट्री चार्ट बनाइए, आपका पाई चार्ट बनाइए। इस तरह के अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हालांकि मैंने आगे के अटेम्प्ट्स में नोट्स तो बनाया था, लेकिन मैंने कैसे नोट्स बनाया था? मैंने इस तरह से नोट्स बनाया था कि जैसे रफ़ में बनाते हैं। लिख के मैं चीज़ें देखा करता था, ताकि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा नोट्स को सजाने में लग जाए और पूरा टाइम आप जो है नोट्स बनाते रहें, आपको लगेगा कि आपने पढ़ा तो कुछ नहीं, पूरे दिन नोट्स बना रहे थे। ऐसा आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होना चाहिए। आप नोट्स इस तरह से बनाएँ कि वो जल्दी-जल्दी भी बनता जाए और आपको रिवाइज़ भी करते जाए। आपकी राइटिंग जो है नोट्स में इस तरह की होनी चाहिए कि बहुत खूबसूरत भी ना हो, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा, और बहुत ख़राब भी ना हो कि जिसको आप रिवाइज़ नहीं कर सको। तो पैरेलली आप पढ़ाई कर रहे हो, आप छोटा-छोटा डायग्राम बनाते जाइए। पैरेलली आपको उसी टाइम के पढ़ने के लिए भी नोट्स हो जाएगा, बाद में रिवीजन करने के लिए भी नोट्स हो जाएगा। तो मैं इस तरह से नोट्स बनाया करता था। तो ये आप कर सकते हैं। अगेन, जो भी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो मैंने अडॉप्ट किया है, अल्टीमेटली ये मेरा स्ट्रैटेजी था। आप स्टार्ट कर सकते हैं वैसा, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आपको ये पसंद नहीं आता है, तो आप बिल्कुल फ़ॉलो मत करिए। क्योंकि आपको 1 साल मिनिमम देना ही है इस एग्ज़ाम के लिए। वो स्ट्रैटेजी आपको सूट नहीं करती है, आपको इंटरेस्ट नहीं जगाता है, तो वो स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बट फिर भी देन एक सवाल आता है, रिवीजन का स्ट्रैटेजी आपको कैसे करना चाहिए? रिवीजन आप जो है डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम के पहले कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आपका नोट्स जो है किस तरह से बनाए हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका रिवीजन की क्वालिटी कितनी अच्छी रहेगी। आप नोट्स जो है बहुत अच्छे से क्रिस्प करके, बहुत अच्छे से माइंड मैप के थ्रू बनाए हैं, तो आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा और आप जो मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको डॉट्स कनेक्ट करना है। जैसे आपने अगर
किसी सब्जेक्ट पे, मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडियन ओशियन एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है आपके, जो फॉरेन पॉलिसी में भी है, ये जियोग्राफी में भी आता है, आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है, ये हिस्ट्री में भी आता है इंडिया के। तो बहुत सारी चीज़ों का ये सेंटर है इंडियन ओशियन। जब भी आप इंडियन ओशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसकी जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, इसको जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इसकी इकोनॉमिक्स जो है इसके पीछे, वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आप इस चैप्टर को पढ़ें, इस सब्जेक्ट को पढ़ें, फॉर एग्जांपल इंडियन ओशियन को। इस तरह से एक पर्टिकुलर ओशियन के बारे में कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे जो है एक साथ आप जो है इकट्ठा कर लेंगे, उनका माइंड मैप बना लेंगे। तो आपको फिर जब भी इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी आगे, आप इस नोट्स का, इस माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंड मैप आपको कंप्लीट इंडियन ओशन के बारे में जानकारी देगा। तो इस तरह से आप नोट्स बनाए रहेंगे, रिवीजन में बहुत आसानी होगी। आप जो है प्रत्येक दिन आप पढ़ते हैं तो शाम को आप ध्यान लगा के 10 मिनट बैठिए कि आप क्या क्या पढ़ाई किए हैं, क्या चीज़ें, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट तो नहीं गया है। वो आप डेली बेसिस पे 10 मिनट 15 मिनट आप बैठिए, ध्यान लगाइए और पूरे दिन का जो पढ़ाई है उसको आप सोचिए। तो आपको मे बी किसी किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोला, आपने सोचा होगा कि मैं इसको बाद में करूँगा और मिस हो गया होगा, तो उस तरह की चीज़ें मतलब ना हो। दूसरी चीज़ होती है वीकली। बहुत सारे लोग आप में से जो होंगे, जो जॉब करते होंगे, उनको सैटरडे संडे छुट्टी मिलता होगा या संडे को छुट्टी मिलता होगा। तो वीकेंड्स पे आप जो है अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। आपने पूरे एक हफ्ते में जितनी भी पढ़ाई की है उसको तो आपको करना ही है, बट वीकेंड का जो भी पढ़ाई है, मे बी आप एक्स्ट्रा ऐसे भी देख सकते हैं, उस दिन एथिक्स का भी देख सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी इंक्लूड करना है। तो जिस दिन आपको छुट्टी मिलती है वीकेंड्स में, दैट में भी वीकेंड्स या फिर किसी और दिन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, उस दिन आप जो है पूरी एनर्जी अपनी लगा दीजिए पूरे वीक के रिवीजन करने के लिए। दूसरा, आपको जो है एक्स्ट्रा जो जीएस और ऑप्शनल के अलावा जो भी जो चीज़ें हैं, ऐसे वगैरह हैं, या माइंड मैप्स या नोट्स थोड़ा रिफ़ाइन करना है, उन सभी चीज़ों के लिए, या फिर कुछ स्पेशल कोई वीडियोज़ वगैरह आपको देखना है कोई सजेशंस के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो वीकेंड्स का आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। मंथली मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका मंथली करंट अफेयर्स का एक बुकलेट आता है। फॉर एग्जांपल विज़न आईएएस है या फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया है, इनके नोट्स आते हैं। आपने डेली पे तो कवर किया ही है करंट अफेयर्स को, बट मंथ में एक बार अगर आप उस पे थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप रिवाइज़ हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है पूरे डिटेल में फिर मंथ का एक साथ पढ़िए, उस पूरा 1 दिन 2 दिन लगा दीजिए, नहीं। आप जो है 1-2 घंटे लगाइए मैक्सिमम, पूरे महीने का जो है उसको थोड़ा पलट के देखिए। इससे क्या होगा ना, भले ही आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ चीज़ें आप पिकअप करेंगे, कुछ चीज़ें अपने माइंड में रहेंगी और जो आगे जाके आपको हेल्पफुल होगा। तो मंथली आप ऐसा कर सकते हैं। जब भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आएगा उसके 2 महीने पहले कम से कम जो है आप जो है प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे 2 महीने पहले। उस टाइम पे भी इस तरह के जो माइंड मैप्स या फिर जो भी नोट्स आपने बनाया है वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो लास्ट में एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आप जब रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, तब भी ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी कही है वो काम आएगी। तो इस तरह से आप जो है डेली, वीकली, मंथली एंड बिफोर द एग्ज़ाम आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन का वही स्ट्रैटेजी आप रखिए, उस रिवीजन करते-करते आप एक कोई और नोट्स बनाना मत शुरू कर दीजिए, कोई नया चीज़ स्टार्ट मत कीजिए। जो आपने पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जो उस समय याद आया है, उस समय कुछ चीज़ें, नई चीज़ें हुई हैं, तो आप वहीं पे एग्ज़ैक्ट सेम जगह पे आप ऐड कर सकते हैं। बट प्लीज़ डोंट मेक अनदर नोट्स व्हाइल रिवाइजिंग। तो रिवीजन करते समय आप दूसरा नोट्स ना बनाएं, फिर ऐसे फिर सीरीज़ ऑफ नोट्स बन जाएंगे, फिर आपको रिवीजन में तकलीफ होगी। तो टाइमलाइन की बात करते हैं। मैं पुराना जो अभी टाइम टेबल है उसके हिसाब से चलता हूँ। अगर जून में अगर आपका एग्ज़ाम होता है, जून फर्स्ट वीक में अगर एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, और अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर के आसपास अगर आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 का अगर बोल दें, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दिसंबर तक
दिस ईयर दिसंबर तक आपका फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑल द बुक्स, जितने भी बुक हैं आपके, आप जो लिस्ट किया है सब्जेक्ट वाइज जीएस का, वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया है, उसकी भी फर्स्ट रीडिंग दिसंबर तक ख़त्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम है सपोज़, और इस साल दिसंबर तक आपको फर्स्ट रीडिंग, मैं सिर्फ फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पूरा कंप्लीट कहा जाए प्रिपरेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, नहीं, फर्स्ट रीडिंग दिसंबर तक ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद आप सेकंड रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, तब आप जो है आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। सेकंड, अब आपको होता क्या है कि फर्स्ट रीडिंग में आपको बहुत टाइम लगता है। इवन पॉलिटी को लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी उसको पढ़ेंगे तो आप मे बी कभी कभी 10 दिन लग जाता है स्टार्ट में, लेकिन सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको मे बी 7 दिन लग जाए, फिर 3 दिन लग जाए, फिर 2 दिन लग जाए। तो ऐसा होता है कभी कभी तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रिवीजन करते 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 आपको इतनी ज़्यादा क्षमता आ जाती है कि आप जो है जस्ट पन्ने पलटते जाते हैं, चीज़ें आपके माइंड में रिवाइज होती जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ दिसंबर तक आप फर्स्ट रीडिंग करिए, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी। सेकंड रीडिंग आप जो है 1 महीने में कर सकते हैं, थर्ड रीडिंग अगले 1 महीने में कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो है 4-5 रीडिंग जो है सारे बुक्स के और नोट्स के 4-5 रीडिंग जो है आपको बिफोर प्रीलिम्स के आपका हो जाएगा। फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ये आप टारगेट रखिए, जून से स्टार्ट करके दिसंबर तक फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑल द बुक्स जीएस ऑप्शनल ख़त्म हो जाने चाहिए, फर्स्ट रीडिंग। छोटे छोटे आपको टारगेट्स पे बनाने होंगे, जैसे कि टारगेट्स आप बहुत इजी डुएबल जो जॉब टारगेट्स है वो आपका करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इस हफ्ते करंट अफेयर्स आपको डेली तो करना ही है, उसको उसको बिल्कुल भी अगले दिन के लिए छोड़ना नहीं है, बिकॉज अदरवाइज वो इतना बिल्डअप हो जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको ख़त्म करना। तो जो जीएस होता है आप में भी 7 दिन में आपको ख़त्म करना है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको पॉलिटी ख़त्म करना है, और नेक्स्ट 7 डेज़ में मे बी आपको ज्योग्राफी ख़त्म करना है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके हिस्ट्री ख़त्म करना है, इस तरह के। दूसरा चीज़ ये है कि आप जस्ट एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, जैसे एक हफ्ते तक पूरा पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, फिर अगले हफ्ते तक पूरा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ऐसा ना नहीं करना है। आप जो है 2-3 सब्जेक्ट पैरेलली ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आप में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा कि मैं तो अभी जस्ट एक ही सब्जेक्ट शुरू किया और दूसरा तीसरा सब्जेक्ट मैंने शुरू ही नहीं किया। ये आप में टेंशन नहीं रहेगा, आपको 2-3 सब्जेक्ट पैरेलली चलता रहेगा। दूसरा हो गया कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, आपको बहुत बोर लगेगा। आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा कि यार चेंज करते हैं, गियर चेंज करते हैं, दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, उसको पढ़ने के बाद बोर होंगे तो आप तीसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे। 2-3 सब्जेक्ट जो है आपका पैरेलली डेली बेसिस पे चलेगा। आपके डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। आप मे बी आप एक सब्जेक्ट भी चला सकते हैं, अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 सब्जेक्ट चला सकते हैं, 3 सब्जेक्ट चला सकते हैं, बट देयर शुड बी चेंज, थोड़ा चेंज होना चाहिए। माइंड फ्रेश होता है उससे, इंटरेस्ट बना रहता है। साथ ही साथ आपको साइकोलॉजिकल एक प्रेशर नहीं आएगा कि आपको जो है बस एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। तो मैंने एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो है मैंने हिंदी मीडियम से दिया था। फर्स्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और मैंने मेंस दिया था। जीएस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था उस तरह से मेरे मार्क्स जीएस पेपर्स में आए थे। प्रॉब्लम हुआ था मुझे ज्योग्राफी में, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको ऑप्शनल पेपर आप जब चूज़ करते हैं आपको बहुत केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा। मैंने मीडियम अपना हिंदी मीडियम चुना था और ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया था। अब मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैं जीएस में मेरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हिंदी में मैं अच्छे से कर सकता था, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से स्कूलिंग वगैरह सारा किया है, तो जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत टेक्निकल था, इतना मतलब सिंपल सा नहीं होता है, लाइट नहीं है वो, थोड़ा टेक्निकल है। और टेक्निकल में मैं जो है हिंदी में थोड़ा सा मेरा पुअर था। इस वजह से मेरा ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो मैंने हिंदी मीडियम से दिया था वो
बहुत अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप देखिए, आप हो सकता है आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी लिटरेचर ले लीजिए। और आप जो है जीएस अगर इंग्लिश से कर सकते हैं तो आप जीएस वाला जो पोर्शन आप इंग्लिश मीडियम से करिए, ये भी आप कर सकते हैं। दोनों आप हिंदी से भी कर सकते हैं, ये भी एक है, आपके पास फैसिलिटी है। बट जस्ट बिकॉज आप कोई एक पर्टिकुलर मीडियम ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम ले रहे हैं, तो जीएस के और ऑप्शनल में कंप्रोमाइज़ मत करिए। अगर आप हिंदी में दोनों में सही हैं तो दोनों में हिंदी मीडियम रखिए। अगर आप किसी में हिंदी मीडियम में जीएस में अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छे हैं न ऑप्शनल में आप इंग्लिश मीडियम में अच्छे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। द मेन पॉइंट इज़ कि आपको स्कोर करना है, आपको टर्मिनोलॉजी है। ऑप्शनल क्या होता है, थोड़ा सा डीप होता है। ऑप्शनल में आपको पीजी लेवल का या यूजी लेवल का जो है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जानकारी होनी चाहिए। उसमें टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ अगर आप जो है लैंग्वेज में अच्छे से नहीं हैं तो आपका टर्मिनोलॉजी अच्छा नहीं रहेगा, आपको ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आएगा। एंड आप सभी को पता है ऑप्शनल में मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई, ऑप्शनल की बात हो गई। हिंदी मीडियम से आप तैयारी बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये पूछते हैं कि अभी जैसे जनरल ट्रेंड है कि हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत कम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये तो सच्चाई है कि नॉट ओनली हिंदी मीडियम बट जो भी और रीजनल लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम देते हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं बस एक ही कहना चाहूँ, इसके पीछे एक ही कारण है। कारण अगर मैं पहले बता दूँ कि जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं उनके पास एक एक कहा जाए अब एक ढाल रहता है, एक हथियार रहता है, वेपन रहता है, वो है इंटरनेट। बट जो हिंदी मीडियम या अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज में एग्ज़ाम देते हैं उनके पास ये जो वेपन है इंटरनेट का, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, अगर मैं पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम की बात करूं तो, क्योंकि इंग्लिश के बाद हिंदी मीडियम ही है जो काफ़ी लोग लेते हैं। काफ़ी सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। बट मैं एक चीज़ बोल देता हूं कि इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम अगर आप ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको सोर्सेज वगैरह है लिमिटेड रहेंगी, उसी सोर्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें एक सवाल आता है टर्मिनोलॉजीज़ की, मैं बार बार बात कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में टर्मिनोलॉजीज़ जो है, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, तो अगर जो भी अगर हिंदी मीडियम लेना चाहते हैं तो आप कृपया करके इंग्लिश मीडियम के सोर्स भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के सोर्स लिमिटेड है। हिंदी मीडियम के सोर्स आपको मे बी एक दो मिल जाए, उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि मुझे और देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा क्रॉस चेक करना है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो क्या है कन्फ्यूज़न रहेगा। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम में आप जाएंगे उसी चीज़, उसी टॉपिक या उसी सब्जेक्ट में, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको अगर टर्मिनोलॉजीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, आपका हिंदी का टर्मिनोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप इंग्लिश मीडियम के सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, आपको ऐसा ना हो कि आप ना तो इंग्लिश मीडियम वाले रहे ना तो हिंदी मीडियम वाले रहे, और जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश का चीज़ें याद आ रही है, तो ऐसे भी गड़बड़ हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब ज्योग्राफ़ी का, मैं हिंदी मीडियम से ज्योग्राफ़ी का ऑप्शनल पेपर लिख रहा था, मुझे हिंदी मीडियम का चीज़ें याद नहीं आ रही थी, मुझे इंग्लिश के टर्म्स याद आ रहे थे, लैंडस्केप वगैरह से, लैंड फॉर्म से, ये सब याद आ रहे थे। तो ये गड़बड़ ना हो। आपका झुकाव हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम तरफ ही होना चाहिए, बट जस्ट फॉर द कंटेंट आप जो है इंग्लिश मीडियम के सोर्सेज पे रिलाई कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि दैट इज़ द ओनली वे, अभी की सिचुएशन को देखते हुए यही एक रास्ता है जिसे आप जो है हिंदी मीडियम में रहते हुए भी आप टर्मिनोलॉजीज़ को बचा के भी आप जीएस और ऑप्शनल दोनों में हिंदी मीडियम लेकर भी आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ गैप बहुत ज़्यादा है, धीरे 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 करके हिंदी मीडियम्स के जो स्टूडेंट्स वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। कभी कभी लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप, अगर आप इंग्लिश मीडियम में ठीक ठाक हैं, आपकी इंग्लिश एवरेज है, तो आप जो है हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लीजिए आपका मीडियम। ये भी एक सवाल दिया जाता है, बट ये इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैंने तो चेंज किया था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, ना मैं हिंदी साइड था ना मैं इंग्लिश साइड था, बट मेरी दोनों स्ट्रॉन्ग थी अच्छे से। तो मेरा जो ट्रांजिशन था हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम बहुत आसानी से हो गया। लेकिन ये सबके साथ नहीं सकता है।
आप में से बहुत लोग किसी गांव से होंगे, स्मॉल टाउन से होंगे, कस्बे से होंगे, जिनका कि जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नहीं गए होंगे, जहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे मैंने पहले कहा, हिंदी मीडियम की तैयारी करते करते आप जो है इंग्लिश मीडियम के जो सोर्सेज है उसको भी, उस पर भी टच रखिए, उस पर भी ध्यान दीजिए और उसका कंटेंट का यूज़ करिए। बट ध्यान रखिए, हिंदी मीडियम से आपका टच जो है बिल्कुल ना छूटे। फुल टाइम जॉब करते हुए कैसे तैयारी करें, ये एक नेक्स्ट सवाल है। तो मैंने भी फुल टाइम जॉब में रहते हुए तैयारी किया था। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप एसेस करिए कि आपके पास प्रत्येक दिन कितना टाइम है। मे बी आपके पास 4 घंटे होंगे, मे बी आपके पास 10 घंटे भी हो सकते हैं। मेरे पास 4-5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग सर्विस में था तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ करता था। तो मैंने एसेस कर लिया था, मेरे पास 4 घंटे हैं। उस 4 घंटे में मुझे करंट अफेयर्स भी देखना है, उसमें बुक्स भी पढ़ना है, उसमें ऑनलाइन सोर्सेज भी देखनी पड़ेगी, उसमें रिवीजन भी करना है, उसमें अगर आंसर राइटिंग करना है वो भी करना पड़ेगा, उसमें कुछ वीडियोज़ भी मुझे देखना है। सारी चीज़ें इन 4 घंटों में करना है। तो मैंने क्या किया था, जब भी मैं रूम पे आता था तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जो है बुक्स जो है जैसे आपको निकाल खोल के पढ़ना पड़ता है, जो कि आप अपने ऑफिस में या वर्क के टाइम पे नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आप जो है ट्रैवल करते समय या ऑफिस में बैठे रहते समय नहीं कर सकते हैं, जिसको नहीं पढ़ सकते, उसको आप रखिए अपने घर के लिए। जब घर में आएँगे आपके पास 3-4 घंटे टाइम है, उसके लिए रखिए। ज़्यादातर बुक्स वगैरह हो गया या लैपटॉप्स वगैरह हो गए। लेकिन कुछ मीडियम ऐसे, जैसे आपके पास अगर टेबलेट होगा, आपके पास मोबाइल होगा, उसमें पीडीएफ होगा, इंटरनेट का यूज़ करते हुए आप जो है ऑफ़िस टाइम पे जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप 10 मिनट का अगर आपको कोई टाइम मिलता है ना, 10 मिनट में आप जो है एक करंट अफेयर से कोई इम्पोर्टेंट आप उसको कवर कर सकते हैं। ऐसा करते-करते आपको कितने सारे 10-10 मिनट आपको मिल सकते हैं पूरे ऑफ़िस टाइम में। उस ऑफ़िस टाइम में हो सकता है आप जो है सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लें। तो मेरा ये टारगेट हुआ करता था कि सारे करंट अफेयर्स जो मोबाइल बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, सारी चीज़ें मैं ऑफ़िस आवर्स में ही ख़त्म कर लूँ। हर समय पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन मेरा ये टारगेट हुआ करता था। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है मैं कंप्लीट कर ही लेता था। और जो स्टैटिक बुक्स वगैरह है या कुछ और नोट्स है, नोट्स बनाने की बात है, वो सारी चीज़ें मैं घर आने के बाद के लिए छोड़ देता था। इस तरह से टाइम मैनेज करता था। तो मेरा डेली का जो पढ़ाई का होता था वो 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे, 6 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं होता था, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं था ड्यूरिंग वर्क। बट अगेन आई वुड से कि यूपीएससी में आप कितने घंटे पढ़ते हैं? कुछ लोग बोलते हैं 20 घंटे पढ़ना होता है, 15 घंटे पढ़ना होता है। तो मैं तो एग्री नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि इसमें आप कितने घंटे प्रत्येक दिन पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने रेगुलर हैं। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे में आप करंट अफ़ेयर्स जो है और आपका कुछ सब्जेक्ट का स्टैटिक जो है आप पढ़ लिए 2 घंटे में, तो डेली का 2 घंटा भी काफ़ी है आपको आईएएस या आईपीएस या फिर आईएएस पढ़ने के लिए। तो ये मन से बिल्कुल आप निकाल दीजिए चीज़ें कि आपको 10 घंटे, 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी आप बन पाएँगे। पढ़ते हैं वो भी नहीं बन पाते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी बन जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं डेली के बेसिस पे, तो मेरे ख़्याल से एक सफिशिएंट टाइम होता है 4 घंटे, जो कि आप जॉब करते-करते बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने वही किया, तो ऐसा था। अगेन फुल टाइम जॉब करते-करते मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे आपके जॉब में। मेबी आपका कुछ ऑडिट का टाइम रहा होगा जिसमें आपका जो जॉब है हेक्टिक हो जाता है। आपका साल में कभी न कभी आता है आपके जॉब में कि आपका हेक्टिक हो जाता है। उसको आप पहले से करके रखिए कि मुझे अगर अक्टूबर महीने में बहुत हेक्टिक होने वाला है मेरा जॉब, उसमें मेरे को कम पढ़ने को मिलेगा। आप कोशिश करिए कि अक्टूबर से पहले कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में फिनिश करके रखिए। क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर जो है टफ जाने वाला है आपका। मेबी आपको फील्ड विज़िट्स बहुत करना पड़ेगा, मेबी आपको आउट ऑफ स्टेशन ड्यूटी करना पड़ेगा, मेबी आपको एनुअल मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें आप जो है प्रेडिक्ट करिए और अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। उसके पहले ज़्यादा टाइम दीजिए, ऐसा है। तब यूनिफ़ॉर्मिटी तो रहेगी नहीं, वैसे भी आपके जॉब में है।
तो अगर आप प्लानिंग करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल रहा है वहाँ पे ज़्यादा पढ़िए, जहाँ पे कम मिल रहा है वहाँ पे कम पढ़िए। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट कोचिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बिना कोचिंग के यूपीएससी आईएएस क्लियर करना मतलब आसान है या निकाला जा सकता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आसान है। इसमें कोई मतलब आसान नहीं बोलूँगा, बट पॉसिबल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने भी वैसे ही निकाला। मैंने कोई भी कोचिंग्स नॉट मैंने ना तो स्कूल, कॉलेज, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी कोचिंग अभी तक नहीं लिया है। तो मेरा मानना है कि सेल्फ़ स्टडी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप जो है पहले असेस कर लीजिए खुद को। आपका जो स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स है, वो आप एनालिसिस कर लीजिए आपकी क्षमता कितनी है। मेबी आपकी उतनी क्षमता ना हो कि सेल्फ स्टडी से आप स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्टिंग में आपको किसी पुश की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको किसी कोचिंग सेंटर जॉइन करना पड़ सकता है या ऑनलाइन कोर्सेज़ करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल कीजिए बेहिचक। उसमें कोई बुरी बात नहीं कि आपने कोचिंग जॉइन किया मतलब आप में वीकनेस है, ये बिल्कुल नहीं है। बट मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो कोचिंग जॉइन करते हैं, कभी-कभी उनका भी नहीं होता, और जो कोचिंग जॉइन नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कभी-कभी उनका भी होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। कोचिंग जॉइन करके आप अपने आप को वीक कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएँगे कि सब कोचिंग वाले ही कराएँगे, तो आपका नहीं होगा ऑब्वियसली। कोचिंग वाले भी आपको नहीं करा सकते हैं, वो जस्ट आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी में आप बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे से आप जो है टाइम मैनेज कर रहे हैं, कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है। तो यही मैं बोलूँगा। कोचिंग्स में कभी मुझे इतना विश्वास नहीं रहा, इसलिए मैंने कभी कोचिंग नहीं किया। बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोचिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है कोचिंग की, तो आप बिल्कुल करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक चीज़ है जो मैंने उसमें भी इंक्लूड किया था फेसबुक पोस्ट में, कि आप छोटे किसी गांव में हैं या छोटे किसी शहर से हैं, वहाँ से अगर तैयारी करना है तो आपको कैसे तैयारी करें। तो इसमें मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहला ये है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं हमारे बीच में, मेरे बैच में भी है, मेरे सीनियर बैच में है, जूनियर बैच में है, जिन्होंने छोटे-छोटे शहरों में रह के भी तैयारियाँ की हैं। तो इट इज़ पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो है सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर सकते हैं गाँव से या फिर छोटे शहरों से। आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला आपको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। आपके पास मे बी जॉब ना हो, आपको फैमिली को सपोर्ट करना हो, आपको डेली बेसिस पे कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें कि ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलती है। आपके घर में मे बी आप अकेले कमाने वाले हो सकता है आपको खेती वगैरह भी करना पड़ सकता है बीच-बीच में। बहुत सारी दिक्कतें हैं आपके पास। तो ये सारी दिक्कतें जो है ना, ये आपको मोटिवेशन का काम करेगा। मैं जिस मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, ये सेल्फ मोटिवेशन है। एक्सटर्नली आप किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं। बड़े-बड़े महापुरुष हैं, बड़े-बड़े आपके जो आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं, वो भी हो सकते हैं, आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं। लेकिन ये जो है टेम्परेरी होता है। कभी आप किसी का वीडियो देखें, कभी किसी का ड्यूटी करते हुए देखें, कभी कोई मोटिवेशनल स्पीच देखें, आप मोटिवेटेड हो सकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन अगर आपको परमानेंटली मोटिवेट होना है, तो वो मोटिवेट करेगा आपका जीवन, आपका जो प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, चैलेंजेस है आपकी लाइफ में। आपको मीडियम का प्रॉब्लम होगा, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपके घर वाले चिल्ला रहे हैं आपको मैरिज करने के लिए, आपको पैसे की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है, इसको आप स्ट्रेंथ में यूज़ करिए, ये सारी स्ट्रेंथ बनेंगी आपकी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। ये तो हो गई फ़िलॉसॉफ़िकल बातें, जो आप छोटे स्मॉल टाउन या फिर गाँव में रहते हैं उनके लिए। दूसरा इसका एंगल ये है, आपके गाँव में या फिर आपके शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये मैं एज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके गाँव में, अगर मेबी कुछ गाँव में नहीं होता है, लेकिन गाँव में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई ऊँचा-सा जगह होता है, जहाँ पर आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, वो भी चलेगा। दिस इज़ मिनिमम कि आपके गाँव में कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर इंटरनेट चलता है, वहाँ पे जा कर के आप जो है इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर इतना है, तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, बिलीव मी। क्योंकि जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस साल मैं भी अपना जॉब छोड़ के आया था। मैं कुछ दिन
मेंस का प्रिपरेशन किया था, बिलासपुर में रह के किया था, छत्तीसगढ़ में। कुछ दिन गाँव में भी रह के किया था। तो मैं तो वही करता था। मेरे घर में भी अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर भी इंटरनेट आता है, वहाँ पे आप डेली चाहिए, 1 बार चाहिए या 2 बार चाहिए। सारी चीज़ें जो करंट अफ़ेयर्स की चीज़ें हैं, सारी जो और कुछ वीडियोज़ वगैरह देखना है और कुछ करना है, 1-2 घंटे वहाँ पे बिताइए, पढ़ के आइए, वापस आइए। उसके बाद आपको जो स्टैटिक है, जैसे मैंने बोला था जॉब के टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हैं, जॉब कर रहे हैं तो जो चीज़ें आप ऑफ़िस में कर सकते हो ऑफ़िस में करिए, जो चीज़ें आपको आपके लिए पॉसिबल है घर पे आके करने के लिए वो आप घर पे करिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके घर पे नहीं है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे जाइए, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें वहीं पे करिए, वहीं पे पढ़िए। उसके बाद वापस आके आप जो है आपके पास जो भी बुक्स है, नोट्स है, हार्ड कॉपी है उसको पढ़िए। इस तरह से मैनेज करेंगे तो आप कहीं पर भी रहिए, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़ें कुछ पेरेंट्स ने भी मुझे मैसेज किया था कि उनके बच्चे का जो है इंग्लिश बहुत वीक है, कैसे करें? तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो गाँव में रहते हैं ज़्यादातर या छोटे शहरों में रहते हैं, उनकी इंग्लिश में थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है। इंग्लिश और मैथ्स ऐसी 2 चीज़ें हैं जो उनको मतलब इतना डराता है कि बहुत सिंपल-सिंपल चीज़ें भी वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है इंग्लिश देखिए, आपको इंग्लिश का यूज़ तो कभी न कभी आपको करना ही पड़ेगा। उससे आप बच नहीं सकते। आप सिलेक्शन के बाद करना पड़ सकता है। मेबी अगर आपको तमिलनाडु कैडर मिल गया, सिलेक्शन हो गया हिंदी मीडियम से, बट इंग्लिश का फिर भी ज़रूरत पड़ेगा। तो आप जो है स्कूल टाइम पे ही इंग्लिश पे फ़ोकस करिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के इंग्लिश पे फ़ोकस करिए, मैथ्स पे फ़ोकस करिए। क्योंकि जो डर होता है ना, ये डर मतलब काफ़ी होता है बहुत सारे सपनों को तोड़ने में। तो अगर ये डर नहीं रहेगा तो आपका बच्चा कोशिश करेगा फिर सफल ज़रूर होगा। तो मेरा ये मानना है। दूसरा चीज़ बोलना चाहता हूँ मोटिवेशन में ही अगर आप छोटे जगह से हैं, मोटिवेशन का आपका जो रूट है, आपका जो गाँव है, आपका जो शहर है, आपका जो फैमिली है, आप किसी को आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन मान सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई जैसे मेरे दादाजी हैं, वो मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। वो इतने काम करते हैं कि उनको देखता हूँ तो लगता है मैं तो कुछ करता ही नहीं। तो ये जो फीलिंग है ना कि एक इंसान है जो इतना मेहनत कर रहा है मेरे लिए, तो मैं क्या थोड़ा-सा पढ़ाई नहीं कर सकता 4 घंटे, 6 घंटे? तो इस टाइप का जो है एक इंसान को जो आपके आस-पास हो, आपके भैया हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके रिलेटिव आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके कोई मेंटर हो सकते हैं जो आईएएस में है, आईपीएस में ऑलरेडी है, वो भी हो सकते हैं। जिनको आप डेली बेसिस पे देखते हैं, जिनको अच्छी तरह से आप जानते हैं, उनको चूज़ करिए, आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन मानिए उनको और उनको देख के आप आगे बढ़िए। स्टडी मटेरियल जो है कुछ स्टडी मटेरियल जो है बहुत ऑब्वियस होते हैं जो लगभग सभी सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, आपको इंडियन कल्चर पढ़ना है तो नितिन सिंघानिया पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या है ऑलमोस्ट फिक्स बोल सकते हो कि इसको आप सभी एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा मतलब इन 2-4 बुक्स को छोड़ के इसके अलावा कोई भी मटेरियल जो है फिक्स नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था मृणाल पे उसमें काफ़ी सारे सोर्सेज़ दिया हुआ है। मैं उनको उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा। उसमें डिटेल में आपको सब्जेक्ट वाइज़ क्या-क्या सोर्सेज़ आपको यूज़ कर सकते हैं उसमें लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से अगर पढ़ना स्टार्ट करूँगा कि क्या-क्या स्टडी मटेरियल हो सकता है तो बहुत टाइम हो सकता है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ मटेरियल जिन लोगों ने भी पूछा है कि कौन सा बुक यूज़ करें, आप इंटरनेट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको किस बुक से पढ़ना है ये जानने में। दिक्कत होता है कि आप कैसे पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूँ। इंटरनेट का यूज़ कैसे करें? इंटरनेट में भी कुछ-कुछ वेबसाइट्स होते हैं जैसे जिनको मैंने फ़ॉलो किया था मैं उनको आपको बता सकता हूँ। इनसाइट्स ऑन इंडिया है, डेली बेसिस पे करंट अफ़ेयर्स उसमें आते हैं। वो आप देख सकते हैं। इसके साथ-साथ विज़न आईएएस का जो है आपने सुना होगा काफ़ी रेप्यूटेड नाम है, उनका भी आप करंट अफ़ेयर्स यूज़ कर सकते हैं।
आप जो है फोरम आईएएस का करंट अफेयर्स यूज़ कर सकते हैं, आईएएस बाबा का करंट अफेयर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जैसा भी उनका कंपाइलेशन होके आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई एक फ़िक्स करंट अफेयर्स नहीं बोलूँगा, आप उनको देखिए, ये सारे अच्छे-अच्छे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उनको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आप जो है एक करंट अफेयर्स के लिए या फिर आपको कोई एक यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपको जीएस का बताता हो, मे बी आपको द हिंदू का एनालिसिस के लिए बताता हो। तो 2-4 जो है आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली वो अच्छे हो सकते हैं जिनके व्यूज़ ज़्यादा है। क्योंकि मैंने कोई पर्टिकुलर एक वेबसाइट या एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था। मैं रैंडमली डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक कि किस टॉपिक मुझे यूट्यूब वीडियो देखना है, मैं जाता था, जिसमें ज़्यादा व्यूज़ होता था वो मैं देखता था। तो आप जो है ये ओपन सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो वेबसाइट्स है, यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ-कुछ जो है डेली बेसिस पे आते हैं, कुछ का मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स आते हैं। उनको मार्क करके रखिए, उनको रेगुलर विज़िट करिए और करंट अफेयर्स जो है उसी दिन ख़त्म करिए। करंट अफेयर्स जो है अगले दिन के लिए मत छोड़िए। हाँ, जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा था, अगर आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको जो सिलेबस है, आप अपने सामने रखिए। जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ेंगे सिलेबस अगर दिमाग में रहेगा, तो आप जो है उसको फ़िल्टर कर पाएँगे कि अच्छा, ये चीज़ें काम की लग रही है, ये चीज़ें काम की नहीं लग रही, इसको छोड़ सकते हैं। ये अब आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। कुछ दिन आपको सिलेबस देख-देख के पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, 1-2 महीने, लेकिन उसके बाद आपको सिलेबस इतना ज़्यादा आपके माइंड में रहेगा कि आपको सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप बता सकते हैं दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सो ये आपका करंट अफेयर्स जो है या फिर स्टैटिक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें काम आएगा। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक का मेरा मानना है कि जो बुक्स में होता है उसको हम स्टैटिक बोल रहे हैं, थ्योरेटिकल जो रहता है। डायनामिक जो करंट अफेयर्स उसकी बात कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स जो है स्टडी कैसे-कैसे पढ़ें, कितना-कितना टाइम दें। तो इनिशियली मैं एवरेज टाइम बता रहा हूँ करंट अफेयर्स पढ़ने में, डेली बेस में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। शुरू-शुरू में आपको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो लेकिन 1-2 महीने बाद आप यकीन करिए, 1-2 महीने बाद आपको 2 घंटे के आसपास जो है करंट अफेयर्स फिनिश करने में लग जाएगा। उसके बाद का जो बचा हुआ टाइम है, आप जो है स्टैटिक पोर्शन में कोई बुक्स पढ़ने में, पॉलिटी है या ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, उसको पढ़ने में आप दे सकते हैं। बट इन दोनों को पैरेलली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पूरा दिन करंट अफेयर्स पढ़ते रहें या कल पूरे दिन बुक्स पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। डेली बेसिस पे आप ये दोनों सेक्शन को कवर करिए। आपका जैसे मैंने बोला डेली रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। आप जैसे आज ये पढ़ रहे हैं कि आपको 2 चैप्टर पॉलिटी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 2 चैप्टर आपको पॉलिटी का पढ़ना है, 2 चैप्टर आपको ज्योग्राफ़ी का पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आपने डिसाइड किया है, तो आपको जो है आज फिनिश करना ही पड़ेगा उसको। तो ये जो आप टारगेट बनाएँगे ना, ये आप अपने हिसाब से बनाइए। आपको मेबी आपके पास किसी दिन 10 घंटे टाइम हो, किसी दिन 2 घंटे टाइम होगा, फ्लक्चुएट होता है। तो आप जो है जितना टाइम है उसके हिसाब से टारगेट, डेली बेसिस का टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। टारगेट डुएबल होनी चाहिए, टारगेट ईज़िली अचीवेबल होना चाहिए, तभी आप कर पाएँगे। अदरवाइज़ टारगेट जैसे डेली बेसिस पे मिस होगा तो आप पे एकदम से अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा कि मैं तो किसी भी दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा कहाँ होगा। तो इसका जो प्रिपरेशन का जो लड़ाई है, कह सकते हो इसको फाइट बोल सकते हो आपको, ये कहो काफ़ी लंबा है, कम से कम 1 साल का होता है। तो इसमें आप डेली बेसिस पे आप जो है डिप्रेशन में चले जाएँगे, अगर टाइम टेबल आपका जो है आपका टारगेट है वो पूरा नहीं होगा तो। इसलिए छोटे-छोटे टारगेट रखिए, एकदम टू द पॉइंट टारगेट रखिए और उसको अचीव करते जाएँगे। प्रीलिम्स का ट्रिक जो है मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में बेसिकली क्या होता है, अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यकीन करिए मुश्किल से 30 क्वेश्चंस जो है जिसका आंसर कंफर्म पता होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो सभी की बात नहीं कर सकता मैं। मुझे 30 या 35 क्वेश्चंस थे जिनका मतलब एग्ज़ैक्टली आंसर पता था। तो इसमें एक ट्रिक होता है एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं, आप लोग को भी पता होगा, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसमें एक ट्रिक होता है एलिमिनेट करने का। अगर 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में भी कॉम्बिनेशंस में ऑप्शंस होते हैं। समटाइम्स आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि दिस इज़ द आंसर।
फर्स्ट टाइम आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट राउंड में, अगर मैं 4 राउंड की बात करूँ प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर हल करने का, 4 राउंड की बात करूँ, फर्स्ट राउंड में आप उसी को आप सॉल्व कीजिए जिसमें आप कंफर्म है कि ओनली दिस इज़ द आंसर, ये इसका आंसर है, मुझे पता है, उसको आप टिक कर लीजिए। मे बी आप 30, 35, 40 जितना भी है आप हल कर पाएंगे फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में आप क्या करिए, कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन का जो ट्रिक होता है, मे बी आपको 4 ऑप्शन में से 4 स्टेटमेंट्स है, ABCD 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड ऑप्शंस है उसके बेसिस पे 4, तो 4 ऑप्शंस में भी कॉम्बिनेशन में भी आपको एक ऑप्शन लग रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, आपको 100% पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सही कौन सा है। उसमें क्या होता है, एक ऑप्शन आपको पता है, आप उस एक ऑप्शन को कॉम्बिनेशन में बैठाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा एक ऑप्शन। तो भले ही आप 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट के बारे में आप बिल्कुल श्योर नहीं है सही है गलत है कि नहीं, बट ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस होता है जिसमें आप एक स्टेटमेंट के बारे में एकदम कंफर्म है कि दिस इज़ रॉन्ग, ये तो आंसर में आएगा ही नहीं, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो 3 ऑप्शन वैसे ही चला जाएगा, एक ऑप्शन बचेगा, आप उसका आंख बंद करके उसको टिक कर सकते हैं। ये आप दूसरे राउंड में करेंगे। तीसरे राउंड में क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा और कम कॉन्फिडेंस रहेगा, ये कॉन्फिडेंस है कि ये 2 सवाल है, ये 2 ऑप्शंस है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये गलत है, 2 ऑप्शंस बिल्कुल गलत है, बचे 2 ऑप्शन, इसमें कॉम्बिनेशन की बात नहीं होती, इसमें जस्ट 4 स्टेटमेंट्स है, उसमें से आपको चूज़ करना है कोई एक। 2 स्टेटमेंट आपको पक्का पता है कि ये रॉन्ग है, लेकिन 2 स्टेटमेंट जो बचे हुए उसमें से कोई एक सही है, अब 50-50 चांस हो जाता है। तो जब भी आप 50-50 के पोजीशन में पहुंचेंगे कि 2 आपको पता है नहीं है, लेकिन जो बचे 2 उसमें से कोई एक सही आंसर है, इस स्थिति में अगर आप पहुंचते हैं तो आप उसको बिल्कुल सॉल्व करिए। इसमें होता यह है कि 50-50 चांसेस है, मे बी इस तरह के आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 में भी अगर 50-50 चांस हुआ, 10 सही हुआ 10 गलत हुआ, फिर भी अल्टीमेटली आपका मार्क्स बढ़ेगा। आप जो नेगेटिव मार्किंग का जो कंसेप्ट है उसको आप देखेंगे, 50-50 अगर सही गलत होता है तो भी आपका मार्क्स बढ़ेगा ही। इवन 40-60 में भी आपका मार्क्स बढ़ेगा, 40% आपका सही हुआ 60% गलत हुआ तो भी आपका मार्क्स बढ़ेगा ही। इसलिए थर्ड स्टेज में इस 50% वाले कंसेप्ट को याद रखिए। देन आता है लास्ट स्टेज। अभी आप जो है इन 3 स्टेज में अपने पूरा सारा जो क्वेश्चंस है वो देख लीजिए कि कितने सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ 50 क्वेश्चन ही किए हैं इन 3 स्टेज को मिला करके, तो 50 क्वेश्चंस में तो आपको सिलेक्शन वैसे भी होने वाला नहीं है। अगर सारे के सारे सही भी हुआ तो आपको 100 मार्क्स आएगा, और आपको पता है कट ऑफ जो है 100 के आसपास होता है। तो अब थोड़ा सेफ साइड में रखने के लिए कुछ और 10-15 क्वेश्चंस आपको और ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इन 3 स्टेज के बाद अगर आपको लगता है कि आपने 70-80 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तब आप वहीं पे रुक जाइए, वहीं पे रुक जाइए, नहीं तो हो सकता है आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाए और आप पास होते होते फेल हो जाएं। तो चौथा स्टेप जो है जिसको गट फीलिंग बोलते हैं, कि कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन समहाउ अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, और आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने हल किए हैं वो बहुत कम है, तो चौथा वाला जो गट फीलिंग वाला वो करिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप 50 क्वेश्चन पे ही रुक गए 3 स्टेज में, तो वैसे भी सिलेक्शन का चांसेस बिल्कुल मिनिमम है। तो आप जो है बिना फाइट किए आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आप जो है कुछ और सवाल हल करना है, तो चौथा स्टेज जो गट फीलिंग वाली है उसको आप कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है प्रीलिम्स को सॉल्व करने का ट्रिक, जो आप यूट्यूब वीडियो में आप सर्च करेंगे हाउ टू सॉल्व प्रीलिम्स क्वेश्चंस, उसमें भी आपको मिलेगा बहुत अच्छे से। मेंस और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कैसे करें, साथ में करें कि पहले प्रीलिम्स का पढ़े फिर मेंस का पढ़े, कैसे करें? तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेंस और प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करना होता है, और ज़्यादातर फोकस आप मेंस के लिए करिए। होता है क्या, मेंस में आप जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में क्या पढ़ते हैं, फैक्चुअल चीज़ें, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं। तो होता यह है कि आप थ्योरेटिकल चीज़ें अगर कवर करते हैं, मेंस के लिए कवर करते हैं, तो आपका प्रैक्टिकल जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो अपने आप कवर होती जाती हैं। तो आप जो है, मेरा ये मानना है कि आप जो है अगर जून में प्रीलिम्स है, ठीक है, तो अप्रैल तक आप जो है मेंस के हिसाब से पढ़िए, जैसा मेंस में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़िए, थ्योरी भी पढ़िए, उसका फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़िए। लेकिन 2 या 3 महीने
पहले प्रीलिम्स के आप जो है टोटली प्रीलिम्स वाले मोड में आ जाएंगे। अब ये प्रीलिम्स वाला मोड क्या है? प्रीलिम्स वाले मोड में आप जो है थ्योरेटिकल चीज़ें भूल जाते हैं, सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं। जैसे कोई कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, कोई नेशनल फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वो अगर न्यूज़ में आया हुआ है, कोई पर्टिकुलर एनिमल है जो न्यूज़ में आया हुआ है, कोई पर्टिकुलर बिल जो है गवर्नमेंट ने पास किया है, या कोई पर्टिकुलर इवेंट कहीं पे हुआ है, किसी वजह से पर्टिकुलर स्कीम जो है कहीं पे लॉन्च किया गया है, वो सारी चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों पे आप ध्यान देंगे लास्ट के 2-3 महीने में, प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले। बट उसके पहले तक आपको मेंस के हिसाब से पढ़िए, आप डिटेल में एनालिसिस करके पढ़िए। मेंस के हिसाब से इन द सेंस आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों को कवर करते जाना है। टेस्ट सीरीज़ जो है इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप दिल्ली से किसी कोचिंग के माध्यम से या किसी बुक डिपो के माध्यम से, जैसे जवाहर बुक डिपो है वहाँ पे, उसके माध्यम से आप जो है सॉल्व्ड पेपर जो होता है टेस्ट सीरीज़ का, प्रीलिम्स का, मेंस का, दोनों को आप मंगा सकते हैं। दिस इज़ द लीस्ट आई एम सेइंग। मैं जो सबसे कम से कम जो जिसमें आपको खर्चा लगेगा, एनर्जी भी लगेगा, उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो है सॉल्व्ड पेपर्स ले आइए टेस्ट सीरीज़ का, प्रीलिम्स का, मेंस का, दोनों का, उसको सॉल्व करिए। अगर आप कुछ 15-20 हज़ार आप खर्च करना चाहते हैं तो आप जो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। बट मेरा ये मानना है कि आप जब भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या फिर सॉल्व्ड पेपर लेकर आएँ, इन दोनों ही केसेस में आपको जो सॉल्व्ड पेपर है, जो एक्सप्लेनेशन है कि जैसे दिस इज़ द आंसर, अगर ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये जो ऑप्शन है ये सही है, वो सही क्यों है और बाकी गलत क्यों है, ये जो एक्सप्लेनेशन होता है टेस्ट सीरीज़ का, उसको फॉलो कीजिए। आपका क्या होता है, आपका रिवीजन होता जाएगा, बहुत सारा चीज़, आपको नॉलेज रिफाइन होता जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एकदम उसको आप दिल पे लेकर कि मैं इसको जस्ट पूरा टेस्ट करके देखता हूँ कि 100 में से कितने मैं कर पाता हूँ, ऐसा मत करिए। उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जो है बीपी बढ़ेगा और कुछ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखिए, सॉल्व उसका जो आंसर है उसको देखिए कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है। इसका एनालिसिस करिए, इसका असेसमेंट करिए, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। अल्टीमेटली जो प्रीलिम्स का ट्रिक है, जिसमें मैंने बोला था कि 50-50 चांस वाली जो चीज़ें हैं, वो इसी सब चीज़ से डेवलप होगा। कुछ लोग का ये कहना था कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रेजुएशन जैसे ही पास किए रहते हैं, फाइनल ईयर में भी रहते हैं, अचानक से उनका रिजल्ट आता है, वो टॉप कर लेते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जस्ट ग्रेजुएशन से निकले और 2-4 महीने में तैयारी किए और सेलेक्ट हो गए, इतना आसान नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन से ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। जैसे ही 12th क्लास से ग्रेजुएशन में जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चुनते हैं, उसमें पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन का भी पढ़ते हैं, यूपीएससी भी पढ़ते हैं, तो कम से कम 3 साल का उनका भी प्रिपरेशन रहता है, ये मान के चलिए। अब जो है ऐसी किसी मैजिक पे, या मैंने तो बस 1 घंटा पढ़ाई किया उसमें हो गया, मैंने तो इस पेपर का कुछ भी नहीं देखा फिर भी हो गया, इन चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में आपको मेहनत चाहिए। किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, किसी का मेहनत कम दिखता है, किसी का मेहनत ज़्यादा दिखता है, ये हो सकता है। लेकिन मेहनत सबको करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ चीज़ मिल जाएगा, इस चीज़ को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ये आपके किसी काम का नहीं है। मेहनत सबको लगता है। अगर ग्रेजुएशन में आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप पढ़ाई कीजिए, आप उसके बाद आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप आपका अटेम्प्ट दीजिए, हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लें। बट आप ये ना भूलिए कि उन्होंने 3 साल मेहनत भी किया था, तो आप किसी की मेहनत को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसे का प्रिपरेशन जो है, ऐसे एक थोड़ा-सा एक एक्सपर्टीज़ वाली चीज़ होती है। इसमें मैं आपको कोई रातों रात नहीं बता सकता कि ऐसे कैसे लिखना है, या रातों रात जो है आप ऐसे का मास्टर नहीं बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें चाहिए रहता है, एक होता है कंटेंट और एक होता है स्ट्रक्चर। कंटेंट इन द सेंस कि आपका नॉलेज कितना है। आपका नॉलेज तभी बढ़ा रहेगा जब आप 2-4 महीने आप पढ़ाई किए रहेंगे। 2-4 महीने पॉलिटी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, सब चीज़ें आप पढ़े होंगे 2-4 महीने, तब आपका कंटेंट डेवलप होगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे आप काम करिए। कंटेंट आपके पास है, स्ट्रक्चर पे आप काम करेंगे तो आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो
ऐसे का जो प्रैक्टिस है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जब से स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कंटेंट आपको बिल्डअप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फिर एक स्टेज आएगा कि आपका नॉलेज एक एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गया है। उसके बाद आप जो है उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। मे बी वीकली, मे बी फोर्टनाइटली या मंथली आप स्टार्ट करिए ऐसे राइटिंग का, आपको स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर आप जो है मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपका स्ट्रक्चर है, कंटेंट वो डेवलप नहीं हुआ है, तो आप उसका टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं। सेम विथ एथिक्स। एथिक्स पेपर में भी केस स्टडीज़ जो है आप थोड़ा-थोड़ा देखते रहिए। आपका एथिक्स भी आपके पढ़ाई के हिसाब से डेवलप होते जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मेंस एग्ज़ाम आने के टाइम पे लगता है कि आपका एसे, आपका एथिक्स जो है आपको नहीं बन रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा ये मानना है कि आपका कंटेंट वैसे ही डेवलप हो जाता है, स्ट्रक्चर पे थोड़ा लास्ट मोमेंट पे काम करना पड़ता है। आप करिए तो आपका ज़रूर हो जाएगा। ऑप्शनल और जीएस का प्रिपरेशन साथ में करना है या फिर एक के बाद एक करना है, ऐसा नहीं। इसका जो प्रिपरेशन है वो साथ में ही करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि दिसंबर महीने के तक आपको सारा जीएस और ऑप्शनल के जो बुक्स हैं, सोर्सेज़ हैं, वो फर्स्ट रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें जीएस के साथ-साथ ऑप्शनल के बुक्स भी, उस ऑप्शनल के नोट्स या सोर्सेज़ भी शामिल हैं। तो इसका दोनों का एक साथ यूज़ करिए। कुछ-कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे ज्योग्राफी है, आपको एंथ्रोपोलॉजी है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, इसमें करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका करंट अफेयर्स डेली डेली बेसिस पे आपका कवर हो ही रहा है। आप ऑप्शनल के बुक्स भी पढ़ते जाएँगे, तो साथ में इनरिच होता जाएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी। आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कब आपको शुरू करनी चाहिए? आंसर राइटिंग आपको तभी मेरा मानना है कि तभी शुरू करना चाहिए जब आपका एक कंटेंट का एक जो लेवल होता है, कंटेंट का लेवल आप डेवलप कर पाओ। कंटेंट का लेवल का मतलब ये है कि आप पॉलिटी का ओवरव्यू आपको पता है, जियोग्राफी का ओवरव्यू पता है, हिस्ट्री का ओवरव्यू पता है, इकोनॉमिक्स का, साइंस टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, कल्चर का ओवरव्यू आपको सब पता है। उसके बाद आप जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, फर्स्ट रीडिंग आपकी दिसंबर तक ख़त्म हो जानी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स की, ऑप्शनल को इंक्लूड करके। तो आप जो है दिसंबर के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालाँकि इसमें अलग-अलग लोगों के अलग-अलग ओपिनियंस होंगे, बट मेरा ये मानना है कि जब तक आपका कंटेंट डेवलप नहीं होगा, आप आंसर राइटिंग करेंगे, आप मे बी आप खुश हो सकते हैं, मे बी आप दुखी हो सकते हैं, बट दैट इज़ अननेसेसरी। तो आप पहले कंटेंट डेवलप कीजिए, देन स्ट्रक्चर बनाइए, जैसे ऐसे में मैंने कहा, क्योंकि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आंसर राइटिंग में। एक तो आपका कंटेंट है, दूसरा स्ट्रक्चर है। जब कंटेंट डेवलप हो जाएगा तभी स्ट्रक्चर का वैल्यू रहेगा। सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा, आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है आपका प्रैक्टिस। इसलिए आप कंटेंट बनाइए, स्ट्रक्चर अपने आप आपको हो सकता है आ जाए दिसंबर के बाद। उसके बाद आंसर राइटिंग करिए। और इसमें आपको चेक क्या करना है आंसर राइटिंग, आप आपके जो आपके आसपास में कोई तैयारी कर रहा है आईएएस की वगैरह की, या फिर ऑनलाइन में कोई आपको कोई मेंटर वगैरह है, या आपको टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आप प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम दो तरह के हो सकते हैं। आपका कंटेंट में प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई आपको और डाइवर्सिफाई करना है आपका जो सोर्स है, और वेबसाइट्स पढ़ने हैं और बुक्स पढ़ने हैं, ये हो सकता है कंटेंट डेवलप के लिए। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आपको सब आता है, आपने डेटा वेटा सब सही जगह पे दिया है, आपने थ्योरेटिकल चीज़ भी दिया है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया है, सब चीज़ें दी हुई है, लिखी हुई है नॉलेज, बट वो क्या है, इधर-उधर है। उसको अरेंज करना है, किसको पहले लिखना था, किसको लास्ट में लिखना था, किसको मिडिल में लिखना था। जनरली 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होता है एंड कंक्लूज़न होता है। तीनों में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, नॉलेज है, उसको उसी के अकॉर्डिंगली आपको बैठाना है। अगर इधर-उधर हुआ तो आपको स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देंगे तो आपको उसमें भी बताया जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर थोड़ा-सा सुधारना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप उसमें आप कर सकते हैं। कंटेंट और स्ट्रक्चर पे आप काम कर सकते हैं। दिसंबर के बाद आप आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आंसर राइटिंग में भी आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप मे बी शुरुआत में पूरा कंप्लीट आंसर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन भी डालेंगे, मेन बॉडी भी डालेंगे, कंक्लूज़न भी डालेंगे। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा, आपके पास समय की थोड़ी कमी रहेगी। आपका फिर लगेगा कि आपको ये भी पढ़ना है, इसका भी आंसर राइटिंग करना है, उसको भी पढ़ना है, प्रीलिम्स भी आ रहा है, उसको भी पढ़ना है।
तो उस टाइम पे अब क्या होगा, आपके पास एक सफिशिएंट अनुभव हो जाएगा आंसर राइटिंग का, आपने सारे लंबे-लंबे आंसर्स लिखे होंगे, आपने फीडबैक लिया होगा। फिर आप क्या कीजिए, अब माइंड मैप्स के थ्रू आप कंटेंट आंसर राइटिंग कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्वेश्चन्स आया, इंडियन ओशियन पे कोई क्वेश्चन आया कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, कैसे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है अरब जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। उसका इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, आप सोच लीजिए। मे बी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है 4-5 लाइनें, लेकिन आप माइंड में चलनी चाहिए कि अच्छा ये लिखनी थी चाहिए अगर मैं इंट्रोडक्शन में लिखूँगा तो। मेन बॉडी में आप क्या-क्या इंक्लूड करेंगे, वो आप माइंड में सोच लीजिए। माइंड में सोच के आप जस्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं, पॉइंट वाइज़ आपको लिख सकते हैं, अच्छा ये चीज़ें मैं मेन बॉडी में डालूँगा। कंक्लूज़न में आपको क्या लिखना है, पहले माइंड में सोचिए, देन आप जो है 1-2 पॉइंट लिखिए। इस तरह से भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बट हालाँकि शुरुआत में आपको कंप्लीट आंसर राइटिंग करना पड़ेगा पूरे स्ट्रक्चर के साथ में, लेकिन अगर जैसे-जैसे आपका अनुभव होता जाएगा, आपको आंसर राइटिंग जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा, तो इस तरह के ट्रिक्स भी आपको अपनाने पड़ेंगे, कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए। तो क्योंकि याद रखिए हार्ड वर्क आपको तो करना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है स्मार्ट वर्क करना है कि कम टाइम में आप कैसे इफ़ेक्टिवली आंसर राइटिंग करते हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं, उसमें स्मार्ट वर्क ज़्यादा होना चाहिए हार्ड वर्क से, मेरा ये मानना है। न्यूज़पेपर्स वगैरह है, मैं सजेस्ट करूँगा द हिंदू का कोई रिप्लेस नहीं है अभी तक। अगर कोई हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी द हिंदू का जो हिंदी एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हैं उसके साथ-साथ। और अगर कोई हिंदी मीडियम से कर रहा है तो द हिंदू के अलावा आपको कम से कम 2 हिंदी के अखबार जो है आपके लोकल में कुछ रेप्यूटेड अखबार होंगे, उसको शामिल करिए, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम में आपका टच हिंदी की साइड में होना चाहिए। कंटेंट आपका भले आप इंग्लिश मीडियम के सोर्स से मिल जाएगा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, टर्मिनोलॉजी बनेगा, वो सारी चीज़ें आपके हिंदी साइड के अखबार हैं या हिंदी साइड के जो सोर्सेस हैं, उससे मिलेगा। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको मैंने बीच में भी टच किया था, वो चीज़ ये था कि सिलेबस का मैं एक बार फिर से ये चीज़ें दोहराना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, बहुत आपको वास्ट लगेगा। आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि इसमें तो सब कुछ है। मतलब हालाँकि ये इतना ट्रू नहीं है, बट फिर भी एक हमारे जैसे एक कॉमन आदमी के लिए ये लगेगा कि इसमें पॉलिटी भी पूरा आ गया, इसमें इकोनॉमिक्स भी आ गया पूरा, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, सब तो आ ही गया, अब क्या बचा? तो इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। आपको इसको कंसाइज़ करना है। कंसाइज़ कैसे करेंगे? कंसाइज़ करने के लिए आपको सिलेबस को बहुत थॉरोली जानना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन का, आप जो है 1 महीने, मतलब आप 1 महीने भी ले लीजिए। किसके लिए? सिलेबस को, पुराने पेपर्स को पढ़ने में, उसके जो पैटर्न है उसको क्रैक करने में, उसके पीछे जो इंटेंट है कि भाई ये इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है तो इंडियन ज्योग्राफी में ये चीज़ें क्यों डाली गई है? अगर ये चीज़ें डाली गई हैं तो हमें मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा? ये सिलेबस, वो सिलेबस में उस पॉइंट को रखने का जो मकसद है, उद्देश्य है, उसको समझने के लिए आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। सिलेबस को समझने के लिए आप 1 महीने भी अगर टाइम लेते हैं सिलेबस, और साथ में मैं पुराने पेपर्स की भी बात कर रहा हूँ। अगर 1 महीने भी टाइम लगता है, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप बीच में 2 महीने आप पढ़ाई कर लिए, आपका सिलेबस क्लियर नहीं था, आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ना, जो अननेसेसरी था वो भी पढ़ लेंगे, जो नेसेसरी था वो छूट जाएगा। फिर आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कि आप फिर हड़बड़ा जाएँगे। फिर उसके बाद आपका जो मेथड है उसी में आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको फिर करेक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अच्छा ये रहेगा, आगे जाके टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप जो है सिलेबस और पुराने पेपर्स को अच्छे से पढ़िए। अब बीच में मैं तो ये कहता हूँ बीच-बीच में पढ़ते रहिए सिलेबस को। सामने रखिए, सामने कहीं दीवार पे आप पेस्ट करके रख सकते हैं, और आप उस पे आपकी बार-बार नज़र जाएगी। जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए, अच्छा ये साइंस टेक पोर्शन में ये वाला चीज़ है, ये पढ़ना चाहिए कि नहीं? या पुराने पेपर से सब्जेक्ट वाइज़ आप पुराने पेपर्स रखिए, आप शॉप से ले सकते हैं। उसमें देखिए भई ये इस तरह के सवाल आए हैं कि नहीं? एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कुछ-कुछ सवाल जैसे एनवायरनमेंट के आते हैं, कोई पर्टिकुलर एक नेशनल पार्क है जो न्यूज़ में रहा होगा,
वो एक एनिमल था इस नेशनल पार्क से उस नेशनल पार्क में उसको शिफ्ट किया गया था। एक न्यूज़ आया सिंपल सा, ठीक है? आपने वो न्यूज़ पढ़ लिया, पर्टिकुलर एक नेशनल पार्क से दूसरे पर्टिकुलर नेशनल पार्क में इस पर्टिकुलर एनिमल को शिफ्ट किया गया। आपने तीनों इन्फॉर्मेशन ले लिया, नेशनल पार्क के नाम और एनिमल का नाम आपने रख लिया, बट ये सफिशिएंट नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं कि वही नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी स्टेट में है, या वही पर्टिकुलर एनिमल का नाम पूछा जाए कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। नहीं, इसका मतलब ये है, अगर ऐसा सवाल पूछा गया है नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई एनिमल शिफ्ट करने वाला, तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको जो है सारे नेशनल पार्क्स हैं उसका एक तरह से मोटा-मोटा आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई ये नेशनल पार्क्स है, यहाँ-यहाँ पे है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा रट डालो उसको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना सारा चीज़ आप नहीं रट पाएँगे। लेकिन आपका ये है कि एक आपको हिंट मिल गया, भाई नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई चीज़ क्वेश्चंस आता है, तो नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ आता है, फैक्चुअल न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए, उसको कलेक्ट करना है या फिर उसको नोट करना है, उसको देखना है। ये